तो आपका न्यू नॉलेज बेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये जो है ना प्रावधान, ये दिखने में बहुत छोटा है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अधिकतर जो स्टूडेंट है ना वो 1909, 1919, 1935 के एक्ट पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं, जबकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1861 का भी उतना ही महत्व है जितना कि उसका भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस पर भी हमें उतना ही फोकस करना है। तो इसमें है ना बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए। तो क्या क्या प्रावधान किए गए भाई? इसमें पहला प्रावधान किया गया कि जो जेम्स विल्सन था ना, तो जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम इसमें बजट का प्रावधान किया गया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख लेते हैं, जेम्स विल्सन जो है उसने सर्वप्रथम बजट का प्रावधान, प्रथम बजट का प्रावधान भी किस अधिनियम में किया गया? तो आप सब क्या कहेंगे मुझे? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम बजट का प्रावधान जो है इसी अधिनियम में किया था। ठीक है। दूसरा, भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। इसके अंतर्गत जो है ना पहले केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, तो उसमें ना केवल 4 ही प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। तो अब यहाँ उनकी मतलब केंद्रीय विधान परिषद की कार्यकारिणी में विस्तार किया गया और भारतीयों की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित की गई। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारतीयों की भागीदारी जो है किस अधिनियम में सुनिश्चित की गई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तीसरा था कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय जो है ना उसकी स्थापना भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही की गई। आप सभी को पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर एलिजा इम्पे जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल 4 व्यक्ति थे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई। ठीक है। चौथा में कहा गया कि पहले कंपनी का जो शासन था ना, तो हमारी जो सैन्य व्यवस्था थी, आप ये बताओ 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का कहीं ना कहीं ज्यादा प्रयोग किया गया था। तो यहाँ है ना सैनिकों पर विशेष ध्यान दिया गया और कहा गया कि जो भारतीयों के लिए सैन्य व्यवस्था में सुधार किया जाए, यानी कि भारतीयों के लिए सैन्य व्यवस्था में सुधार किया जाए। और सैन्य व्यवस्था में सुधार भी किया गया, क्योंकि सेना से ही शासन अच्छा संचालित होता है। तो सेना के वेतन का ध्यान रखा गया, सेना को समुद्र पार नहीं भेजा गया। ठीक है, सेना का सम्मान किया गया। तो ऐसे भारतीय सैन्य व्यवस्था की व्यवस्था में जो सुधार है वो भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। पांचवा प्रावधान था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी ना, उसमें पहले 4 ही सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 4 थी। फिर 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, फिर 2 और अतिरिक्त सदस्य गवर्नर जनरल चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके केंद्रीय विधान परिषद की कुल जो है 12 संख्या थी। ठीक है, जिसको केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो आप सब जानते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद के जो 4 सदस्य है ना, उनमें हम 1 सदस्य और जोड़ना चाहते हैं। और जो ये 1 सदस्य रहेगा ना, ये विधिवेत्ता रहेगा, यानी कि विधिवेत्ता यानी कि कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता रहेगा। ठीक है, तो इसका ये प्रावधान किया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में जो कुल है ना 5 सदस्य हो गए थे, इसके साथ और केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार करते हुए कहा गया कि हम केंद्रीय विधान परिषद में मिनिमम कम से कम है ना 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं या नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम से अधिक हमें ना इसमें 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर पूछे कि केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होंगे, तो 5 तो मुख्य थे कार्यकारिणी के, और 6 कम से कम बढ़ा सकते हैं, तो कुल 11 सदस्य। ठीक है, 6 5 11, और इसमें 12 थे तो 5 मुख्य बढ़ा सकते हैं, तो कुल 17। तो अगर पूछा कि केंद्रीय विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे? 17। कम से कम कितने होंगे? 11। और इनमें भी जो अतिरिक्त सदस्य होंगे ना, उनमें से आधे से एक अधिक, मतलब आधे से एक अधिक नहीं, आधे ही जो है गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसका
इसका क्या मतलब है भाई, सपोज करो अगर केंद्रीय विधान परिषद का वाइसराय चाहता है कि मैं ना इसमें 6 सदस्य ही बढ़ाऊं, भाई इतना ज्यादा काम नहीं है कि मैं इसमें 12 सदस्य कर लूं, वो अगर 6 बढ़ाता है तो 3 तो अंग्रेज रखेगा और 3 भारतीय लोग। अब भारतीय में चाहे वो किसान को रखे, जनता को रखे, मजदूर को रखे, ये न भी रखे तो राजा महाराजाओं के या उस समय के जो चाटुकार थे उनको तो रखेगा ही रखेगा। तो ये सपोज करो वो 12 रखता है, तो इसमें से 6 भारतीय होंगे और 6 अंग्रेज होंगे। तो आप समझ गए केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार किया गया। तो हम छठे प्रावधान की ओर चलते हैं। छठा प्रावधान क्या था, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में छठा प्रावधान में है ना प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। जो प्रांत थे ना, प्रांत तो पूछा जाता है कई बार भी प्रांतों को स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत दी गई, तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम को प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। इसमें है ना इसको स्वायत्ता कैसे दी गई, विधि निर्माण की, भाई ये प्रांत चाहे तो अपने क्षेत्र के लिए है ना छोटे छोटे कानून बना सकता है, इसको ये स्वायत्ता दे दी गई। तो ये भी पूछा जाता है प्रांतों को स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत दी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके अलावा है ना नए प्रांतों का सृजन भी किया गया, नए प्रांतों का सृजन यानी कि निर्माण किया गया। नए प्रांतों का जब सृजन किया गया ना तो इनके रख रखाव के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, एलजी की, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई नए प्रांतों के सृजन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आठवें ध्यान रखनी है, आठवां प्रावधान 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल होता था ना, गवर्नर जनरल, आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो मैडम, हमने तो पढ़ा है कि कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल पद का समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। तो यहाँ पर है ना बिल्कुल आपका कहना सही है। और प्रथम वायसराय भी आप और हम दोनों को याद है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, अरे लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था, वही प्रथम वायसराय था, ठीक है। तो यहाँ पर बम्बई, बंगाल और मद्रास के गवर्नर जनरल की बात हो रही है कि बम्बई, बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर जनरल है ना वो आपातकाल में, आपातकाल या कभी भी इमरजेंसी आए तो उसमें है ना अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश। और ये अध्यादेश है ना 6 माह तक वैलिड रहेगा, यानी कि 6 माह तक ये जो है अध्यादेश पूर्णतः क्या है, वैलिड है। ये बात 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई। इसके अलावा भी कई और बातें कही गई। आपको पता है 1853 का चार्टर एक्ट में मैंने कहा था कि जब लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता रहे थे कि 1862 का 2 काल बताया था मैंने, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने कहा था 2 शासन बताए थे कि भाई इसने है ना 1856 से लेकर 1858 तक इसके क्या काम रहे, याद है आपको, और 1858 से 1861 तक क्या काम रहे, ये मैंने बताए थे। तो 1862 तक रहा था ये, तो 1862 से पहले क्या आता है, 1861। तो इसी का नवा प्रावधान हम लिखते हैं कि 1861 के तहत जो लॉर्ड कैनिंग था, उन लॉर्ड कैनिंग वायसराय ने क्या किया कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। जब मैंने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा है ना, तब ये बताया कि वहां पर है ना विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, वो इस काम के अंतर्गत बताई गई। जबकि सन पूछे ना तो 1861 यानी कि भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आएगा, न कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही मैं लिख रही हूँ कि 1861 के टाइम लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये विभागीय व्यवस्था है क्या, विभागीय व्यवस्था क्या है, इसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल भी कह दो या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कह दो। ये ठीक वैसी थी जैसे आज का प्रधानमंत्री क्या करता है, विभिन्न कार्यों को अलग अलग मंत्रालय को सौंप देता है, वैसा ही कुछ है ना। लॉर्ड कैनिंग भाई साहब ने भी है ना कार्यों को विभिन्न मंत्रालय के अधीन सौंप दिया गया था, इसी विभागीय व्यवस्था कहते हैं, या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह दो, या कैबिनेट मंत्री मतलब कैबिनेट व्यवस्था कर दो, ठीक है, ये था। अब उस समय का जो वायसराय था ना 1861 के समय, कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो इन लॉर्ड कैनिंग भाई साहब ने केंद्रीय जो विधान परिषद थी ना, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें है ना 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज 1861 को हल्के में मत लीजिएगा, ये सब प्रावधान कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। जो केंद्रीय विधान परिषद में ना 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, ये 3 सदस्य कौन थे, हम
फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। पहला था पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह। लिखो 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 जल्दी। पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला, पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है। दूसरा था बनारस का महाराजा देव नारायण सिंह। बनारस का महाराजा कौन था भाई? देव नारायण सिंह। बनारस का महाराजा देव नारायण सिंह। लिखो जल्दी, देव नारायण सिंह। यहाँ रिपीट करो, रिपीट करने से ज्यादा याद होते हैं, ठीक है। तीसरा व्यक्ति भी लिख लेते हैं। तीसरा व्यक्ति था दिनकर। कौन था भाई? दिनकर, दिनकर राव, दिनकर नाम करके था, है ना, दिनकर राव, दिनकर राव, ठीक है। परेशान मत होइए, नाम तो दिनकर राव ही है, आगे कुछ होगा और, लेकिन दिनकर राव। ये तीन व्यक्ति जो है वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। पटियाला का नरेंद्र सिंह, पटियाला का महाराजा है ये नरेंद्र सिंह। बनारस का महाराजा देव नारायण सिंह और दिनकर राव, ठीक है, ये व्यक्ति थे। तो आज है ना 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये कम से कम 10 बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।